ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा में हुआ। उनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। उनका परिवार जैन रिलीजन को फॉलो करता था, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रिचुअल्स पर फोकस करते थे। लेकिन ओशो का स्वभाव बचपन से ही अलग था। उन्होंने कभी भी रिचुअल्स और रिजिड रूल्स को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट नहीं किया। उनका बचपन उनके नाना नानी के साथ गुजरा। ओशो के पिता एक क्लॉथ मर्चेंट थे। उनकी नानी का उनके ऊपर गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने ओशो को अपने सवालों के जवाब ढूंढने की आज़ादी दी। ये अपब्रिंगिंग उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के फाउंडेशंस बनने में मददगार रही। बचपन के दिनों में उन्होंने एक बार अपने दोस्त की डेथ का सामना किया। यह घटना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। डेथ के बारे में उनके मन में कई सवाल उठने लगे। ये सवाल सिर्फ फिलोसॉफिकल क्यूरियोसिटी नहीं थी, उनकी लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट बन गए। उनका फोकस एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जैसे जीवन का मतलब और डेथ के पीछे के रहस्य पर था। उनके घर के आसपास की प्रकृति के साथ उनका गहरा कनेक्शन था। उन्होंने अपना ज्यादा समय नेचर में बिताया। ये कनेक्शन उनकी टीचिंग्स में भी दिखता है, जिसमें उन्होंने इनर हार्मनी और नेचुरल लिविंग का ज्यादा फोकस किया। ओशो की एजुकेशन उनकी इंटेलेक्चुअल जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश में ही पूरी की। स्कूल के दिनों में उनका स्वभाव रिबेलियस और आउटस्पोकन था। उन्हें रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं थे। इस वजह से उनकी टीचर्स के साथ काफी डिसएग्रीमेंट्स होते थे। उनका शार्प इंटेलेक्ट और क्यूरियोसिटी उन्हें अपने पीयर्स से अलग बनाता था। हायर स्टडीज के लिए उन्होंने जबलपुर के डीएन जैन कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ उनका इंटरेस्ट लिटरेचर, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा बढ़ गया। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी डिबेट्स और डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ओशो कहते थे कि डिबेट्स से सोच और क्लैरिटी आती है। जबलपुर के दिनों में उन्होंने अपने आप को वेस्टर्न थिंकर्स जैसे फ्रीडरिक नीचे, फ्रॉयड और मार्क्स के काम में इमर्स कर लिया। नीचे के गॉड इज डेड वाले आइडिया ने उन्हें डीपली इन्फ्लुएंस किया। नीचे के थॉट्स ने ओशो के ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स के क्रिटिक को और ज्यादा शार्पन किया। अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। फिलॉसफी उनका प्राइमरी सब्जेक्ट था। यहाँ उन्होंने अपनी थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग को स्ट्रेंथन किया। वेस्टर्न रैशनलिज्म और इंडियन स्पिरिचुअलिटी के बीच के कनेक्शन को उन्होंने ढूंढना चालू किया। ओशो का कहना था कि एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों पर्सपेक्टिव्स जरूरी हैं। यूनिवर्सिटी के दिनों में उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस को और रिफाइन किया। ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स के अलावा उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च पर ज़्यादा फोकस किया। ओशो के प्रोफेसर्स ने उन्हें एक अनकन्वेंशनल और क्रिटिकल थिंकर के रूप में देखा। उनका कॉलेज एक्सपीरियंस उनकी फ्यूचर टीचिंग्स के फाउंडेशन के रूप में काम आया। यहाँ उन्होंने अपने आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करना सीखा और अपने फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क को डेवलप किया। नीचे और मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट से इंस्पायर होकर उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और पावर स्ट्रक्चर्स का क्रिटिक लिखना शुरू किया। इस दौरान उनका एक और एस्पेक्ट इमर्ज हुआ, उनका पैशन फॉर पब्लिक स्पीकिंग। उन्होंने छोटी गैदरिंग्स में अपने आइडियाज शेयर करने शुरू किए। ये सेशंस उनके फॉलोअर्स के लिए थॉट प्रोवोकिंग होते थे। फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का एक ब्लेंड उनके लेक्चर्स का मेन थीम बन गया। सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिलॉसफी में अपनी मास्टर्स डिग्री टॉप रैंक के साथ पूरी की।
ये अचीवमेंट उनके इंटेलेक्चुअल कैलिबर का प्रूफ था। उन्होंने एकेडमिक ब्रिलियंस और अनकन्वेंशनल थिंकिंग को एक साथ नर्चर किया। ओशो का स्वभाव उनके कॉलेज दिनों से ही रिबेलियस था। वो किसी भी ट्रेडिशन या बिलीफ को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया और हर रिजिड सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया। वो कहते थे कि ट्रूथ इज नॉट व्हाट इज हैंडेड डाउन, इट मस्ट बी डिस्कवर्ड। कॉलेज के डिबेट्स में उनकी लॉजिक और क्लैरिटी सबको प्रभावित करती थी, लेकिन उनका अप्रोच ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ था। इस वजह से उनका काफी लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता। वो ओपनली क्वेश्चन करते थे कि क्यों समाज लोगों को बिना रीजन के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करने पर मजबूर करता है। उन्होंने अपने अर्ली डिबेट्स में रिलीजन, कास्ट और मोरालिटी जैसे टॉपिक्स को एड्रेस किया। ओशो कहते थे कि रिलीजन एक फियर बेस्ड सिस्टम है जो इंसानी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। उनका बिलीफ था कि मोरालिटी जो समाज के थ्रू इम्पोज्ड होती है एक हाइपोक्रिटिकल फ्रेमवर्क है। ये इंसान के ट्रू नेचर को सप्रेस करता है और आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट्स लगाता है। इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस पर उन्होंने एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया। वो कहते थे कि ये ट्रेडिशंस इंसानी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की बजाय एक एस्केपिज्म का जरिया बन गई हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने एक डायनेमिक और एम्पावरिंग प्रोसेस के रूप में प्रमोट किया जो स्टैग्नेशन को रिजेक्ट करता है। ओशो के सवाल अनकंफर्टेबल होते थे, लेकिन उनकी ऑनेस्टी और इंटेलेक्चुअल डेप्थ ने उन्हें एक फियरलेस थिंकर बनाया। उन्होंने हर इंसानी लिमिटेशन को तोड़ने की बात की और इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करने पर फोकस किया। रिलीजन पर ओशो का क्रिटिक काफी शार्प था। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स इंसानी स्पिरिचुअल फ्रीडम के अगेंस्ट काम करती हैं। वो रिचुअल्स और डोगमास को सुपरफिशियल और ऑपरेसिव मानते थे। ओशो कहते थे कि रिलीजन शुड नॉट बी अ प्रिजन, इट शुड बी अ ब्रिज टू फ्रीडम। उन्होंने मोरालिटी को भी एक फ्लॉड सिस्टम कहा। ट्रेडिशनल मोरालिटी उनके नज़र में इंसानी डिजायर्स और इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करता है। इस सप्रेशन का रिजल्ट हाइपोक्रेसी और फ्रस्ट्रेशन होता है। ओशो ने एम्फेसिस दिया कि मोरालिटी नेचुरल होनी चाहिए, जो इंसानी इमोशंस और नीड्स के साथ अलाइंड हो। इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जो उनका एक फाउंडेशनल एक्सपोजर था, उन्होंने उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया। ओशो कहते थे कि ये ट्रेडिशंस स्टैग्नेंट हो गई हैं। उनका आर्गुमेंट था कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी डायनेमिक और इवॉल्विंग होनी चाहिए। उन्होंने ये समझाया कि मेडिटेशन एक जिंदा प्रक्रिया है जो इंसानी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकती है। उनका फोकस था कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक एस्केप मैकेनिज्म न हो। वो कहते थे कि एक इंसान को पहले अपने डिजायर्स और लिमिटेशंस को समझना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इंसान अपने ट्रू सेल्फ के साथ ऑनेस्ट हो। ओशो का रिबेलियन एक डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव था। वो समाज के उन फ्रेमवर्क्स को तोड़ने की बात करते थे जो इंसानी पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद ओशो ने जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। यहाँ उन्होंने एक अनकन्वेंशनल टीचिंग स्टाइल अडॉप्ट की। ट्रेडिशनल लेक्चर्स की बजाय वो अपने स्टूडेंट्स के साथ डिबेट्स और डिस्कशंस में इंगेज होते थे। उनकी क्लासेस सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर तक सीमित नहीं होती थी। ओशो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवोक करते थे कि वो एक्सेप्टेड नॉर्म्स को क्वेश्चन करें। वो कहते थे, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू टीच व्हाट टू थिंक बट टू टीच
हाउ टू थिंक। जबलपुर यूनिवर्सिटी के दिनों में उन्होंने अपने आइडियाज को और आर्टिकुलेट किया। इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न रैशनलिज्म के बीच के कंट्रास्ट उनकी टीचिंग्स का सेंट्रल थीम बन गए। उनका बिलीफ था कि दोनों पर्सपेक्टिव्स का सिंथेसिस इंसानी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। उनकी टीचिंग्स काफी कंट्रोवर्शियल थी। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स को रिजेक्ट करते हुए अपने रेडिकल आइडियाज को प्रमोट किया। इस वजह से उनका ट्रेडिशनल एकेडमिक कम्युनिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन उनके स्टूडेंट्स उन्हें डीपली एडमायर करते थे। जबलपुर के दिनों में ही ओशो ने पब्लिक स्पीकिंग के जरिए अपने आइडियाज शेयर करना शुरू किया। उन्होंने छोटी गैदरिंग्स और लोकल इवेंट्स में अपने लेक्चर्स देने शुरू किए। उनके लेक्चर्स थॉट प्रोवोकिंग और डीपली इंगेजिंग होते थे। लोग उनके आइडियाज से इंस्पायर होने लगे। ओशो के लेक्चर्स में स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और ह्यूमन साइकोलॉजी का ब्लेंड होता था। वो एक सिंपल और रिलेटेबल स्टाइल में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते थे। उनका फोकस इंडिविजुअल फ्रीडम और सेल्फ डिस्कवरी पर था, जो उनके लिसनर्स के लिए रिफ्रेशिंग और एम्पावरिंग था। धीरे धीरे ओशो की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। उनका कैरिज्मा और क्लैरिटी उन्हें एक इम्पैक्टफुल स्पीकर बनाता था। ट्रेडिशनल रिलीजियस अथॉरिटीज और कंजर्वेटिव थिंकर्स उनके व्यूज के अगेंस्ट थे, लेकिन पब्लिक में उनकी फॉलोइंग बढ़ती गई। जबलपुर में उनका एक डेडिकेटेड फॉलोइंग डेवलप हुआ। यही फॉलोइंग उनका फाउंडेशन बना, जो उनके फ्यूचर स्पिरिचुअल कम्यून और ग्लोबल आउटरीच का बेस बन गया। ओशो का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन उनका ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का क्रिटिक था। उनका कहना था कि रिलीजन्स जो एक इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए होने चाहिए, अब इंसानी फ्रीडम और क्रिएटिविटी को सप्रेस करते हैं। उन्होंने रिलीजन के रिचुअल्स और डोगमास को सुपरफिशियल और रिस्ट्रिक्टिव कहा। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब था डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ना कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिलीफ्स का ब्लाइंड एक्सेप्टेंस। ओशो का पॉइंट था कि रिचुअल्स इंसानी स्पिरिचुअलिटी के असली एसेंस से दूर ले जाते हैं। वो कहते थे कि रिचुअल्स काफी बार एक हैबिचुअल प्रैक्टिस बन जाते हैं, जो ना तो इंसान के कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करते हैं और ना ही उनका कोई डीपर मीनिंग होता है। उनका कहना था कि एक आरती, नमाज या प्रेयर का वैल्यू तभी होता है जब वो एक जेन्युइन फीलिंग से आए, न कि एक सोशल एक्सेप्टेंस के प्रेशर से। ओशो का क्रिटिसिज्म हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जैनिज्म जैसे मेजर रिलीजन्स के प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट था, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट नहीं करते थे। उनका आर्गुमेंट था कि सभी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स अपने फॉलोअर्स को एक रिजिड फ्रेमवर्क में बांध कर रखते हैं। वो समझाते थे कि ये फ्रेमवर्क्स इंसान के नेचुरल इवोल्यूशन को रोक देते हैं और उनका ध्यान रिचुअल्स और रूल्स पर फोकस कर देते हैं, ना कि सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस पर। ओशो का बिलीफ था कि स्पिरिचुअलिटी एक इंडिविजुअल जर्नी है, जो किसी बुक, प्रीस्ट या इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं हो सकती। वो कहते थे कि इंसान को अपने अंदर डाइव करना चाहिए और अपने ट्रूथ को खुद डिस्कवर करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिलीफ्स को उन्होंने एक सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस कहा। उनका कहना था, व्हाई लिव विथ बोरोड नॉलेज व्हेन यू कैन हैव योर ओन एक्सपीरियंस। उन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस को प्रमोट किया। मेडिटेशन को उनका एक प्राइमरी टूल माना जाता है, जिससे इंसान अपने इनर सेल्फ को समझ सकता है। ओशो के लिए स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब था अपने अंदर की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना। वो कहते थे कि इंसान का हर एक्सपीरियंस यूनिक है और इसलिए एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क सभी के लिए काम नहीं करेगा। ओशो के डिस्कोर्सेस में एक कॉमन थीम थी, ट्रूथ इज नॉट अ बिलीफ, इट इज एन एक्सपीरियंस।
उनका मानना था कि ट्रुथ को किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर लिमिट नहीं किया जा सकता। ये एक पर्सनल रियलाइजेशन है जो एक इंसान को अपनी जर्नी के दौरान मिलता है। उनका फोकस था कि इंसान अपने अंदर के फियर और कंडीशनिंग को तोड़कर अपने ट्रू नेचर तक पहुंच सके। इंस्टीट्यूशंस का काम उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि वो इंसान को फ्री करे, लेकिन उन्होंने आर्ग्यू किया कि रिलीजन्स अक्सर इंसान को बांध के रख देते हैं। ओशो का एक यूनिक पर्सपेक्टिव था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब लाइफ को फुल्ली एम्ब्रेस करना है। उनका आर्गुमेंट था कि ट्रेडिशनल रिलीजन्स अक्सर लाइफ के प्लेजर्स को डिनाई करते हैं। वो कहते थे कि मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस जरूरी है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी में जोरबा द बुद्धा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो इंसानी डिजायर्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बीच हार्मनी का आइडिया देता है। ओशो का बिलीफ था कि स्पिरिचुअलिटी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। इंसान का ध्यान अपने अंदर के स्टैग्नेशन को तोड़ने पर होना चाहिए। उन्होंने इनकरेज किया कि लोग अपने क्वेश्चंस का जवाब खुद ढूंढें और किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी पर डिपेंड न करें। ये अप्रोच उनकी टीचिंग्स को आज के ज़माने के लिए रेलेवेंट बनाती है। ओशो की फिलॉसफी का एक सेंट्रल थीम टोटल फ्रीडम का आइडिया है। उनका कहना था कि इंसान को अपने अंदर और बाहर के बंधन तोड़ने की ज़रूरत है। ये बंधन सोसाइटल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और कंडीशनिंग के रूप में होते हैं, जो इंसानी क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ओशो कहते थे, फ्रीडम इज नॉट जस्ट अ राइट, इट इज योर वेरी नेचर। उनके लिए फ्रीडम एक एक्सटर्नल प्रिविलेज नहीं बल्कि एक इंटरनल स्टेट है। लेकिन उन्होंने इस फ्रीडम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी देखा। उनका मानना था कि इंसान को अपने डिसीजंस और एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। ओशो का आर्गुमेंट था कि समाज इंसान के ऊपर अपने एक्सपेक्टेशंस और रूल्स इंपोज करता है। ये कंडीशनिंग चाइल्डहुड से शुरू होती है। पेरेंट्स, टीचर्स और सोशल सिस्टम्स इंसान को एक प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क में फिट करना चाहते हैं। उनका कहना था कि ये कंडीशनिंग इंसानी इंडिविजुअलिटी को डिस्ट्रॉय करती है और इंसान को एक रोबोटिक एग्जिस्टेंस में ढकेल देती है। ओशो कहते थे कि रियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब इंसान अपने अंदर की कंडीशनिंग को समझकर उससे मुक्ति पाए। उनका सॉल्यूशन सेल्फ अवेयरनेस और मेडिटेशन था। वो समझाते थे कि जब एक इंसान अपने थॉट्स और बिलीव्स को ऑब्जेक्टिवली देखता है तभी वो उनका स्लेव रहना बंद करता है। ओशो ने फ्रीडम को 3 लेवल्स पर डिवाइड किया: बॉडी का फ्रीडम, माइंड का फ्रीडम और सोल का फ्रीडम। अपने फिजिकल नीड्स और डिजायर्स को सप्रेस न करना, अपने शरीर को एक नेचुरल फ्लो में जीने देना, ये बॉडी का फ्रीडम। माइंड का फ्रीडम, थॉट्स और बिलीव्स के इम्पोज्ड पैटर्न्स को तोड़ना, इंडिपेंडेंट और क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट। और सोल का फ्रीडम ओशो के हिसाब से अपने असली सेल्फ को समझना और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस के परे एक फुलफिलिंग लाइफ जीना था। ओशो का बिलीफ था कि ये तीनों डायमेंशंस एक साथ काम करते हैं। एक इंसान तभी स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ जा सकता है जब ये तीनों लेवल्स पर फ्रीडम अचीव होती है। ओशो का मानना था कि इंडिविजुअलिटी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वो कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी एक पर्सनल जर्नी है जो इंसान की यूनिकनेस के अकॉर्डिंग होती है। उनका आर्गुमेंट था कि जो चीज़ एक इंसान के लिए काम करती है वो दूसरे के लिए नहीं कर सकती, इसलिए अपने अंदर की इंडिविजुअलिटी को समझना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ओशो का सबसे बड़ा क्रिटिक था कन्फर्मिटी के अगेंस्ट। उनका कहना था कि समाज इंसान से एक यूनिफॉर्म बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है, लेकिन इंडिविजुअलिटी एक इंसान की ट्रू आइडेंटिटी है। कन्फर्मिटी इंसानी पोटेंशियल को लिमिट कर देती है। ओशो कहते थे,
To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest achievement. इंडिविजुअलिटी के बिना स्पिरिचुअलिटी काफी सुपरफिशियल हो जाती है। ओशो का बिलीफ था कि स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब अपने आप को डिस्कवर करना है। इस प्रोसेस में इंडिविजुअलिटी एक गाइड का काम करती है। ओशो के लेक्चर्स यानी डिस्कोर्सेस में ये बार बार हाईलाइट होता है कि स्पिरिचुअल लिबरेशन एक इनवर्ड जर्नी है। उनका कहना था कि इंसान को अपने अंदर के ब्लॉक्स और लिमिटेशंस को समझना होगा। मेडिटेशन इस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। मेडिटेशन एक इंसान को अपने थॉट्स और कंडीशनिंग के बियॉन्ड देखने की कैपेसिटी देता है। उन्होंने इंडिविजुअलिटी को सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी के साथ जोड़ा। ओशो कहते थे कि जब एक इंसान अपनी यूनिकनेस को लेता है तभी वो एक फुलफिलिंग लाइफ जीने का एक्सपीरियंस करता है। इंडिविजुअलिटी इंसान को फ्री और ऑथेंटिक बनाती है। ओशो का आर्गुमेंट था कि फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी एक कॉइन के दो पहलू हैं। फ्रीडम के बिना इंडिविजुअलिटी फ्लरिश नहीं कर सकती और इंडिविजुअलिटी के बिना फ्रीडम का असली एसेंस समझना मुश्किल है। इंसान का असली पोटेंशियल तभी अनलॉक होता है जब वो अपनी यूनिकनेस के साथ जीता है। ओशो ने मेडिटेशन को एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच के रूप में इंट्रोड्यूस किया। ट्रेडिशनल मेडिटेशन टेक्निक्स में साइलेंस और स्टिलनेस को एम्फेसाइज किया जाता है, लेकिन ओशो ने इस कॉन्सेप्ट को तोड़कर डायनेमिक मेडिटेशन का आइडिया प्रपोज किया। ये मेडिटेशन एक्टिव और एनर्जेटिक प्रोसेस है जो इंसानी इमोशंस और एनर्जी को रिलीज करता है। डायनेमिक मेडिटेशन का मेन गोल है इंसान के अंदर की पेंट अप एनर्जी को बाहर निकालना। ओशो कहते थे मेडिटेशन शुड नॉट बी अ पैसिव एक्टिविटी, इट शुड बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। इस मेथड में फिजिकल मूवमेंट्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और एक्सप्रेसिव टेक्निक्स का यूज होता है। ये प्रोसेस इंसान को अपने इमोशंस को समझने और उन्हें रिलीज करने में मदद करता है। डायनेमिक मेडिटेशन में छोटे स्टेप्स होते हैं। पहला, ब्रीदिंग। डीप और फास्ट ब्रीदिंग से माइंड को रिलैक्स किया जाता है। दूसरा, कैथारसिस। इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे शाउटिंग, क्राइंग या डांसिंग। तीसरा, मंत्र चैंटिंग। सिंपल वर्ड्स या साउंड्स को बार बार रिपीट किया जाता है। और चौथा, साइलेंस। फाइनली स्टिलनेस और साइलेंस में अपने आप को ऑब्जर्व किया जाता है। यह प्रोसेस एक कंप्लीट इमोशनल रिलीज प्रोवाइड करता है। ओशो का बिलीफ था कि जब इंसान अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करता है तो वो इनर ब्लॉकेजेस को तोड़ लेता है। इससे मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को प्रमोट किया जाता है। डायनेमिक मेडिटेशन को रिवोल्यूशनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड से अलग है। ट्रेडिशनल मेडिटेशन में पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है जो सबके लिए फिजिबल नहीं होते। डायनेमिक मेडिटेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट होता है जो लोगों को ज्यादा एक्सेसिबल और अपीलिंग लगता है। इस अप्रोच ने मॉडर्न मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में एक नया ट्रेंड सेट किया। डायनेमिक मेडिटेशन उनके लिए एक इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मेथड इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में रहने और अपने आप को फुली एक्सपीरियंस करने में भी मदद करता है। ओशो ने ये भी हाईलाइट किया कि मेडिटेशन सिर्फ एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है जो इंसानी पोटेंशियल को अनलॉक करता है। उनका कहना था, मेडिटेशन इज नॉट एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी बट अ डीपर इमर्शन इनटू इट। डायनेमिक मेडिटेशन से इंसान अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करता है और अपने अंदर की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को रियलाइज करता है। ओशो ने मेडिटेशन और साइकोथेरेपी को कंबाइन करके एक यूनिक हीलिंग अप्रोच डेवलप किया। ईस्टर्न मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस जैसे योग और माइंडफुलनेस और वेस्टर्न साइकोथेरेपी के टेक्निक्स को इंटीग्रेट करके उन्होंने एक कंप्लीट अप्रोच बनाया।
इस कॉम्बिनेशन का मेन गोल है इंसानी माइंड और बॉडी को बैलेंस करना। ईस्टर्न मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में इनर पीस और सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस होता है, लेकिन ये प्रैक्टिसेस अक्सर थ्योरेटिकल और डिसिप्लिन होती हैं। वेस्टर्न साइकोथेरेपी में मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबीइंग पर एम्फेसिस होता है। ये थेरेपी सेशंस में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और बिहेवियरल टेक्निक्स यूज करते हैं। ओशो ने ये समझा कि इन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करके एक पावरफुल हीलिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन और थेराप्यूटिक डायलॉग को इंटीग्रेट किया। इस कॉम्बिनेशन से इंसान अपने इमोशंस को बेटर समझ सकता है और उन्हें हेल्दी तरीके से रिलीज कर सकता है। ओशो कहते थे, ट्रू हीलिंग कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल प्रिस्क्रिप्शंस। उनका बिलीव था कि मेडिटेशन से इंसान अपने अंदर की हीलिंग पोटेंशियल को एक्टिवेट करता है। वेस्टर्न साइकोथेरेपी से इंसान अपने इमोशनल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और चेंज करता है। ये सिनर्जी इंसानी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इनहेंस करती है। ओशो ने कुछ की प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए: सेल्फ डिस्कवरी, इमोशनल रिलीज, माइंड बॉडी कनेक्शन और होलिस्टिक हीलिंग। मेडिटेशन के थ्रू अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करना, साइकोथेरेपी टेक्निक से पेंटअप इमोशंस को रिलीज करना, इंसानी माइंड और बॉडी के बीच के कनेक्शन को मजबूत करना और मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को एक साथ इंप्रूव करना। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच ने मॉडर्न थेरेपी प्रैक्टिसेस में एक नया डायमेंशन ऐड किया। आज के थेरेपिस्ट और काउंसलर्स ओशो के आइडिया से इंस्पायर होते हैं। उन्होंने मेडिटेशन को थेरेपी सेशंस में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। ये मेथड इंसान को अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को डीपर लेवल पर समझने और ट्रीट करने में मदद करता है। ओशो ने यह भी एम्फेसाइज किया कि हीलिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उनका कहना था, हीलिंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी। इंसान को अपने इनर सेल्फ को रेगुलरली एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने आप को नर्चर करना चाहिए। मेडिटेशन और साइकोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से ये जर्नी और इफेक्टिव बन जाती है। ओशो के टीचिंग्स ने लोगों को अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने में मदद किया। उन्होंने दिखाया कि ट्रू हीलिंग इंसान के अंदर की पावर को अनलॉक करने से होती है। यह अप्रोच सेल्फ एम्पावरमेंट और पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करती है। ओशो ने कई डिफरेंट मेडिटेटिव टेक्निक्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कुंडलिनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्म मेडिटेशन और लाफ्टर मेडिटेशन शामिल है। हर टेक्निक का अपना स्पेसिफिक फोकस था और ये सब एक कॉमन गोल को अचीव करते थे: इंसान के अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करना और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को प्रमोट करना। अगर बात कुंडलिनी मेडिटेशन की करें तो कुंडलिनी मेडिटेशन का मेन एम था बॉडी में ट्रैप्ड एनर्जी को जगाना। ओशो कहते थे, एनर्जी इज नॉट अ थिंग, इट्स अ मूवमेंट, इट इज द रूट ऑफ ऑल लाइफ। कुंडलिनी एनर्जी को जगाना इंसान के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति को बॉडी के लोअर चक्रास से लेकर अपर चक्रास तक मूव करने दिया जाता है। इस मेडिटेशन में इंटेंस फिजिकल मूवमेंट्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स और विजुअलाइजेशन का यूज होता है, जो एनर्जी को फ्रीली फ्लो करने में मदद करते हैं। कुंडलिनी एनर्जी को एक्टिवेट करना स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए जरूरी है। जब ये एनर्जी फ्लो करती है तो इंसान का माइंड क्लियर होता है और उसे डीपर लेवल ऑफ अवेयरनेस मिलती है। ओशो का कहना था कि ये एनर्जी को रिलीज करने से इंसान अपना ट्रू सेल्फ को समझ सकता है। अगर बात नद ब्रह्म मेडिटेशन की करें तो ये मेडिटेशन एक यूनिक प्रैक्टिस है जिसमें साउंड और साइलेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें साउंड वाइब्रेशन से इनर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ओशो कहते थे, साउंड इज द ब्रिज बिटवीन द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
इस टेक्निक में पार्टिसिपेंट्स अपने आप को साउंड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, मंत्र चैंटिंग और हमिंग के थ्रू। ये साउंड्स बॉडी और माइंड को हार्मोनाइज करते हैं, जिससे इंसान अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टेट को बेटर समझ सकता है। नद ब्रह्म मेडिटेशन में बॉडी मूवमेंट्स भी शामिल होते हैं। ये मूवमेंट्स बॉडी और माइंड के कोऑर्डिनेशन को इन्हेंस करते हैं। ओशो का कहना था कि इस प्रैक्टिस से एक इंसान अपने आप से डीप कनेक्शन बना सकता है और अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व कर सकता है। अगर बात लाफ्टर मेडिटेशन की करें तो ओशो ने लाफ्टर मेडिटेशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक माना। इसमें पार्टिसिपेंट्स को बिना किसी रीजन के हंसना होता है। ओशो कहते थे, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इट क्लींजेस द हार्ट एंड माइंड। ये लाफ्टर शुरू में आर्टिफिशियल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये स्पॉन्टेनियस और जेन्युइन हो जाता है। इससे स्ट्रेस और इमोशनल टेंशन रिलीज होती है। लाफ्टर मेडिटेशन का पर्पस कैथारसिस और इमोशनल रिलीज है। ओशो समझाते थे कि हमारे अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो लाफ्टर के जरिए बाहर आते हैं। जब इंसान नेचुरली हंसने लगता है तो उसकी बॉडी और माइंड एक डीप लेवल ऑफ रिलीज एक्सपीरियंस करते हैं। इस प्रोसेस में इंसान अपने फियर्स और एंजाइटी से मुक्त होता है। ओशो के विजन में मेडिटेशन का एक सेंट्रल टूल था। ये उनके लिए एक टूल था जो इंसान को सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सफर पर ले जाता है। उन्होंने मेडिटेशन को सिर्फ एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं बल्कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस के रूप में देखा। ओशो कहते थे, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट एस्केपिंग लाइफ, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ डीपली। जब एक इंसान मेडिटेशन करता है वो अपने अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स और डिजायर्स को ऑब्जर्व करता है। इस ऑब्जर्वेशन से वो अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझता है। ये प्रोसेस इंसान को अपने ट्रू सेल्फ तक ले जाता है। ओशो ने मेडिटेशन को एक मिरर के रूप में समझाया। जैसे एक मिरर अपने फेस को रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही मेडिटेशन अपने ट्रू सेल्फ को भी रिफ्लेक्ट करता है। ओशो का बिलीफ था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है जब एक इंसान अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करता है। स्पिरिचुअलिटी उनके लिए एक जर्नी थी, ना कि एक डेस्टिनेशन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब होती है जब इंसान अपने ईगो और फॉल्स आइडेंटिटीज को तोड़कर अपने असली सेल्फ को एक्सपीरियंस करता है। ओशो कहते थे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नॉट अबाउट बिकमिंग समथिंग, इट्स अबाउट शेडिंग व्हाट यू आर नॉट। मेडिटेशन से इंसान का माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। जब माइंड फ्री हो जाता है तब वो अपने हायर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है। इस प्रोसेस में इंसान अपनी फॉल्स आइडेंटिटीज को छोड़कर अपने ट्रू बीइंग को समझता है। ये एक डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। ओशो की टीचिंग्स में अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये समझाया कि जब हम अपने एक्शंस और थॉट्स के बारे में अवेयर होते हैं तब हम अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अवेयरनेस के जरिए हम अपने इनर वर्ल्ड को समझने लगते हैं, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला स्टेप है। ओशो की टीचिंग्स का ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट्स पर गहरा असर रहा। उनके मेडिटेशन टेक्निक्स और उनका नॉन कन्फॉर्मिस्ट अप्रोच ने उन्हें एक स्पिरिचुअल लीडर बना दिया जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को तोड़ता है। उनके टीचिंग्स ने लोगों को अपने अंदर के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने और पर्सनल फ्रीडम के लिए एम्पावर किया। ओशो ने अपनी मेडिटेशन सेंटर्स को दुनिया भर में स्प्रेड किया, जिसमें रजनीशपुरम का कम्यून ओरेगांव यूएसए में सबसे फेमस था। ये कम्यून एक ऐसा स्पेस बना था जहां लोग ओशो के टीचिंग्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते थे। यहाँ उन्होंने एक एक कलेक्टिव लिविंग मॉडल बनाया जिसमें मेडिटेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन को प्रमोट किया गया। रजनीशपुरम के बाद भी उनके मेडिटेशन सेंटर्स दुनिया के हर कोने में खुले। कंट्रीज जैसे भारत, यूएसए, जर्मनी और ब्राजील में ओशो सेंटर्स एस्टेब्लिश हुए।
इन सेंटर्स ने लोगों को मेडिटेशन टेक्निक्स, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल हीलिंग के टूल्स दिए। ओशो का इन्फ्लुएंस थिंकर्स, आर्टिस्ट और थेरेपिस्ट के बीच भी काफी रहा। उन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी के इम्पोर्टेंस को समझाया। आर्टिस्ट, राइटर्स और फिलोसोफर्स ने उनसे इंस्पायर होकर अपनी क्रिएटिव जर्नी में एक नई दिशा अपनाई। ओशो की टीचिंग्स ने साइकोथेरेपिस्ट को भी अपने अप्रोचेस में मेडिटेशन को इंटीग्रेट करने की इंस्पिरेशन दी। आज के समय में ओशो के आइडियाज और टीचिंग्स काफी रेलेवेंट हैं, खासकर उन चैलेंजेस के लिए जो मॉडर्न सोसाइटी फेस करती है। स्ट्रेस, एलिनेशन और फ्रीडम जैसे कॉन्सेप्ट्स ओशो ने अपनी फिलॉसफी में डीपली एक्सप्लोर किए हैं। ये इश्यूज आज भी लोगों की जिंदगी में बड़े कंसर्न्स हैं। स्ट्रेस के बारे में ओशो के व्यूज काफी समय से आगे थे। उनका कहना था कि द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस इज द माइंड्स अटैचमेंट टू पास्ट एंड फ्यूचर। वो समझाते थे कि हमारे माइंड में जो कॉन्टिन्यूअस थॉट्स होते हैं वो हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर कर देते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के थ्रू वो लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में जिंदा रहने की सलाह देते थे। आज के टाइम में जब लोग हर दिन ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर में जी रहे हैं, उनका ये मैसेज उतना ही रेलेवेंट है। मेडिटेशन टेक्निक्स जैसे डायनामिक मेडिटेशन और कुंडलिनी मेडिटेशन लोगों को स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए टूल्स प्रोवाइड करती हैं। एलिनेशन यानी अपने आप से दूरी मॉडर्न सोसाइटी में एक और कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। ओशो कहते थे, एलिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ लिविंग फॉर अदर्स। ट्रू लाइफ बिगिंस व्हेन यू लिव फॉर योरसेल्फ। वो समझाते थे कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को खो देते हैं जब हम सोसाइटी के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आज के डिजिटल और फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में लोग अपने ट्रू आइडेंटिटी को समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ओशो की टीचिंग्स लोगों को अपने रियल सेल्फ को डिस्कवर करने और अपने डिसीजंस को अपनी इंडिविजुअलिटी के बेसिस पर लेने के लिए इंस्पायर करती है। फ्रीडम भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ओशो की टीचिंग्स में बार बार दिखाई देता है। उनका मानना था कि ट्रू फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब हम अपनी मेंटल और इमोशनल कंडीशनिंग से मुक्त होते हैं। आज जब सोसाइटी में प्रेशर और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ चुकी हैं, उनका ये मैसेज कि फ्रीडम एक इंटरनल प्रोसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहते थे, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, इट इज द प्रेजेंस ऑफ चॉइसेस। ओशो का मीडिया में पोर्ट्रेयल भी काफी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल रहा है। उनका कम्यून एक्सपेरिमेंट और उनकी कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटीज ने मीडिया का ध्यान खींचा। डॉक्यूमेंट्रीज और मीडिया पोर्ट्रेयल्स ने उनकी लेगेसी को शेप किया, लेकिन कई बार उन्हें गलत तरीके से भी दिखाया गया। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री जो नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी, उसने ओशो और उनके रजनीशपुरम कम्यून की कहानी को दुनिया के सामने रखा। इस डॉक्यूमेंट्री में ओशो को एक कैरिस्मेटिक लीडर के रूप में दिखाया गया, लेकिन उसके साथ ही कम्यून के कंट्रोवर्शियल इवेंट्स को भी हाईलाइट किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री ओशो के इन्फ्लुएंस और उनकी टीचिंग्स के कॉम्प्लेक्स नेचर को दिखाती है। रजनीशपुरम के पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज ने मीडिया में काफी बज़ क्रिएट किया, यहाँ तक कि उनका डिपोर्टेशन और कम्यून के कोलैप्स को भी हाईलाइट किया गया। मीडिया की डिपिक्शन में ओशो का इमेज कई बार पोलराइजिंग रहा। उन्हें एक सेक्स गुरु के रूप में भी देखा गया और एक कल्ट लीडर के रूप में भी। इस कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल ने उनके लेगेसी को चैलेंज भी किया, लेकिन ओशो के फॉलोअर्स और उनके टीचिंग्स को समझने वालों का कहना था कि उनके आइडियाज को अपने ओन कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। उनकी कंट्रोवर्शियल नेचर और मीडिया के व्यूज के बीच का कनेक्शन आज भी उनकी लेगेसी को शेप कर रहा है। ओशो की टीचिंग्स का मेन फोकस ह्यूमन फ्रीडम, सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर था। उन्होंने अपने विचारों को हर इंसान के इनर पोटेंशियल को अनलॉक करने और सोसाइटी के बनाए हुए रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए डेवलप किया।
ओशो के फिलॉसफी का एक कोर एलिमेंट था फ्रीडम, जिसमें उन्होंने हर इंसान को अपने थॉट्स और एक्शंस में इंडिपेंडेंट होने की सलाह दी। उन्होंने अपनी टीचिंग्स में मेडिटेशन को एक सेंट्रल रोल दिया। उनका कहना था कि मेडिटेशन सिर्फ एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है जो इंसान के अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन और नद ब्रह्म मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो इंसान को अपने इमोशनल और मेंटल ब्लॉकेजेस से मुक्त करते हैं। रेबेलियन भी ओशो के थॉट प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा रहा। उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स और सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया। ओशो का बिलीफ था कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी वो है जो इंसान को अपने आप को समझने और अपने अलग आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए इंस्पायर करे। इसलिए उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कंडीशन बिलीव्स और रिचुअल्स से मुक्त होने के लिए कहा। ओशो का काम इंडिविजुअल फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन पर फोकस करता है। वो कहते थे, ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्ड बट लिविंग इन द वर्ल्ड विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। ये अप्रोच उनके टीचिंग्स को मॉडर्न थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए रेलेवेंट बनाती है जो अपने ट्रू पोटेंशियल्स को समझना चाहते हैं। ओशो के डिस्कोर्सेस आपको फ्रीली oshoworld.com वेबसाइट पर मिल जाएंगे, OSHOWORLD.com। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।